बच्चों नमस्कार। आज तो प्रैक्टिकल्स के बारे में फिर हम लोग बात करेंगे। और ये प्रैक्टिकल्स आप जानते हैं, पिछला प्रैक्टिकल एक वीडियो में दिया है और उसमें ओम्स लॉ के बारे में बात किया, इवन रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर फाइंड आउट करने के बारे में बात किया। अब इस बार क्या है, इस बार थोड़ा हम उससे आगे वाले एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज से रिलेटेड हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट्स हैं, दो प्रैक्टिकल वर्क हैं जो मीटर ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही क्या है वो बेस्ड है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स में एक तो क्या है, जो पहला यहाँ लिखा हुआ है सामने, टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर एंड देन टू डिटरमिन resistivity of its material. Okay, so it is written here, to find the resistance of a given wire using meter bridge and hence determine specific resistance of its material. Specific resistance को ही resistivity कहते हैं। तो ये करना है। इसके बाद हम लोग क्या चलेंगे, ऑपरेटर्स के पास चलेंगे, वहाँ पर उससे परिचित कराएंगे आपको और उस या क्या स्टेप्स हैं प्रिकॉशंस के साथ हम लोग वहाँ पर हम सर्किट को देखेंगे और साथ में एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल वर्क भी परफॉर्म करेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं का प्रिंसिपल वगैरह क्या है और इस पर कैसे काम करता है, क्या ज़रूरत होती है। सो हियर वी हैव टू सी हियर एम और ऑब्जेक्टिव इज रिटन। नाउ वी हैव टू सी अबाउट apparatus required, theory, or you can say formula used involved, then observations, and then observation table, then calculations, then result, and then precautions, and then sources of errors, possible errors कहाँ से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, बहुत देर इसमें नहीं करेंगे। देखिए मीटर ब्रिज के बारे में बहुत सारा हम लोग बात किए हैं। अभी जो हम लोग 12th क्लास की जो फिजिक्स के बारे में 3rd चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 18th पार्ट जो 18th 17th 18th 19th जो पार्ट है, यानी वो वीडियोज़ हैं, उसमें हमने मीटर ब्रिज के बारे में डिटेल में बात किया है। तो आपको अगर कुछ और जानना है तो वहाँ ज़रूर जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर हमको मिनिमम जो लैब में रिक्वायर्ड है या जो एक्सपेरिमेंट वर्क में आपको ज़रूरत पड़ेगी जिनकी, उस पर हम बात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें अपरेटस या मटेरियल्स रिक्वायर्ड। सो अपरेटस क्या चाहिए इसके लिए के तो पहला कि ये मीटर ब्रिज प्लेट या मीटर ब्रिज बोर्ड जिस पर मीटर ब्रिज वायर होता है और पूरा उसका सेटअप जो होता है वो चाहिए। तो ये क्या है, मीटर ब्रिज तो रहेगा ही रहेगा, है ना। रेजिस्टेंस बॉक्स 0 से 100 ओम, ठीक है, यहाँ तक का होगा तो भी काम चल जाएगा। ये हो गया। इसके बाद कनेक्टिंग वायर्स तो ज़रूरी है ही हैं, कनेक्टिंग वायर्स। सो लेक्लांचे से ओके, लेक्लांचे सेल एक ही चाहिए, वन वे की एक चाहिए। उसके बाद जिसकी बात कर रहे हैं, टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर। सो वायर फॉर्म में एक अननोन रेजिस्टेंस का रजिस्टर चाहिए जो वायर फॉर्म में, ठीक है। सो रेजिस्टेंस वायर और रेजिस्टेंस वायर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ये आप जानते हैं कि इसी का हमको फाइंड आउट करना है। अननोन रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर। सो गैल्वानोमीटर और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के लिए प्रोवाइड करने के लिए एक क्या और चाहिए, जॉकी बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये जॉकी, एक सैंड पेपर, ठीक है, ये ज़रूरी है।
यही ये अपरेटस है। समझते हैं कि ये चीज़ें पूरी हो गई। बाकी सर्किट आसान है, आपको पहले से ही मालूम है कि ये जो मीटर ब्रिज है इसमें मेटालिक स्ट्रिप्स होती हैं इसकी प्लेट पर। यहाँ दो गैप होते हैं, एल शेप और स्ट्रेट, और फिर एल शेप स्ट्रिप्स हैं, मेटालिक स्ट्रिप्स हैं, कॉपर या एल्युमिनियम की भी हो सकती हैं। तो ये ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम जो जिसकी भी हो सकती हैं, लेकिन ये ब्रॉड स्ट्रिप्स होती हैं। यहाँ दो गैप होते हैं जो मीटर ब्रिज को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, या मीटर ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए वो गैप दिए हुए हैं। आप जानते हैं मीटर ब्रिज है क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है, एक लैब फॉर्म है जिसका हम यूज़ करते हैं अननोन रेजिस्टेंस पता करने के लिए। तो आइए इस सर्किट को पूरा कर लेते हैं। पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक नॉन रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, ये नॉन रेजिस्टेंस अप्लाई करने के लिए यहाँ पर, और अननोन रेजिस्टेंस के लिए ये गैप, इस गैप में हम अननोन रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस वायर ऐसा कनेक्ट करते हैं। सप्लाई के लिए देखिए सप्लाई का ये तो पूरा एक ही, यहाँ से यहाँ तक एक ही टर्मिनल है, पूरा ये पूरा एक ही टर्मिनल है, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है। तो हम कहीं पर भी यहाँ पर क्या करते हैं, सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, और ये सप्लाई ऐसे देख रहे हैं, ये की वन वे की, और यहाँ पर इधर ले आते हैं। जो आप व्हीटस्टोन ब्रिज में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में हमको 4 रजिस्टर्स चाहिए, तो इसमें 2 तो हो गए, ए बी सी डी, याद करिए उसको कि हम जनरली ए बी सी डी मार्क करते हैं उसके वर्टिसेस को, उस क्वाड्रिलेटरल को। और तो ए और सी के बीच में हम क्या अप्लाई किए थे, पोटेंशियल डिफरेंस या सेल कनेक्ट किए थे। डी और बी के बीच में क्या किया था, उसको आपने गैलोमीटर के जरिए उसको कनेक्ट किया था उनको। तो गैलोमीटर क्या है, डी से बी, बी तो भी कहीं दिख नहीं रहा है, तो ए और सी के बीच में ही कहीं पर यही स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जो बैलेंस पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ तो जॉक की यही यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स पर टच करते हैं। तो ये जो पॉइंट क्या है, एक्चुअली ये पॉइंट बी है, ठीक है, जहाँ टच कर रहे हैं वो पॉइंट बी है। बैलेंस कब होगा, ये ब्रिज बैलेंस होता है तब, अब तो ये 4 रजिस्टर्स हो गए। देखिए बी पॉइंट के इधर एक बी और ए के बीच रेजिस्टेंस, बी और सी के बीच रेजिस्टेंस, डी और ए के बीच ये रेजिस्टेंस आर जिसको बोल दीजिए, और इसको यस लिख दीजिए। डी और सी के बीच एक रेजिस्टेंस, याद करिए उसको हम लोग क्या लिखे थे यहाँ, तो ये रजिस्टर्स हैं, मान लेते हैं आर और एस, और ये क्या है पी और क्यू, ऐसा कुछ इमेजिन कर लीजिए, पी और क्यू तो यही है। और यहाँ पर ए बी सी डी ये ले लीजिए, यहाँ पर सप्लाई आपने कनेक्ट कर दिया है यहाँ, और यहाँ डी और ई के बीच में गैलोमीटर कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ एक जॉकी या स्विच। तो बी ये पॉइंट है जो एसी वायर पर है। ये जो 2 रजिस्टर्स हैं पी और क्यू, वो एसी एक ही वायर के 2 पार्ट हैं जहाँ पर आपने ये जॉकी टच करते हैं। पहले की डिस्कशन को याद रखिए, वैसे ही है। तो यहाँ टच करते हैं तो इधर ए और बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है, और बी और सी के बीच जो रेजिस्टेंस है, आर यहाँ पर नोन है, ये अननोन है। तो यही 4 रजिस्टर्स हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज के रजिस्टर्स हैं, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में है। तो यही ये गैलोमीटर। तो प्रिंसिपल क्या है कि बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है, यही अगर बैलेंस्ड हैं तो क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू इक्वल्स आर बाई एस, यही होता है। प्रिंसिपल तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं, बस बैलेंसिंग कंडीशन को फिर एक बार दोबारा कह भर लेना है, बाकी तो सब आपके सामने है, पढ़े भी हैं, फिर एक बार बता दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं फार्मूला यूज्ड, और यू कैन से थियरी। तो थियरी क्या है, अपरेटस के बाद आप जनरली लिखते हैं थियरी। थियरी क्या, अगर 4 रजिस्टर्स हैं पी क्यू आर एस मिल करके अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं,
और उनका अरेंजमेंट कैसा है जैसा ऊपर फिगर में दिया हुआ है। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, है ना, P बाई क्यू इक्वल्स R बाई एस, या P बाई R इक्वल्स Q बाई एस, ये भी लिख सकते हैं। सो इफ 4 resistors, okay, 4 resistors P, Q, R and S are arranged, okay, in quadrilateral form, in quadrilateral form, quadrilateral form, okay, as shown in the figure, as shown in above figures, okay, then in balanced condition, so what is going to happen in balanced condition, this ratio of these two resistances P and Q equals ratio of R and S, यही होता है। then in balanced condition, बैलेंस्ड कंडीशन क्या है कि भाई यहाँ पर ऑन कर दें तो गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच में किसी तरह की करंट ना हो, कोई करंट ना हो, तो यहाँ पर इन B और D के पोटेंशियल सेम हो, कोई पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर ना हो, तो यही क्या होता है, बैलेंस्ड कंडीशन होता है। तो B और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो बैलेंस्ड कंडीशन है। नो करंट विल बी in branch BD and the ratios ठीक है, P by Q and R by S क्या होंगे, ये सेम होंगे, will be same, okay, means P by Q equals R by S, ठीक है। तो ये एक तरह से प्रिंसिपल है इसका बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का। बैलेंस पॉइंट हम इसी वायर मीटर ब्रिज वायर पर ही पाते हैं। मीटर ब्रिज वायर में ही दो पार्ट में क्या हो जाता है, ये पॉइंट B डिवाइड करता है P और Q में। सो पॉइंट B डिवाइड्स मीटर ब्रिज वायर okay in two resistances P and Q। अगर क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है इसका, रेजिस्टेंस किसी भी सेगमेंट का क्या होगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो यहाँ अगर L है, ये 1 मीटर वायर है, तो ये क्या हुआ 100 माइनस L सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ होगा, यही ना होगा। इफ मीटर ब्रिज वायर is of uniform cross section, then resistance of a segment of wire okay is directly proportional to its length, okay, its length। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर P रेजिस्टेंस
किसका है, सेगमेंट ए बी का है। क्यू रेजिस्टेंस कितना है, सेगमेंट बी सी का है। तो इनका रेशियो क्या होगा, पी और क्यू रेजिस्टेंसेस का रेशियो क्या होगा, इनकी लेंथ के रेशियो के इक्वल होगा। देयरफॉर पी बाई क्यू इक्वल्स कितना हो जाएगा, एल अपॉन 100 माइनस एल। ओके, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, चलेगा। तो रेशियो है तो सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो, आप कैसे भी लिखिए, ये ठीक रहेंगे, है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, देन इन बैलेंस्ड कंडीशन L बाई 100 माइनस L के इक्वल्स R बाई S। अब S अगर यहाँ अननोन है और R नोन है, क्या, अगर S क्या है, अननोन है और R नोन है, इफ S इज अननोन and R is known resistances, तब क्या लिख सकते हैं, ये फाइंड आउट करना है आपको, कितना हो जाएगा, R 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L, यही हो जाएगा। देखिए, है ना, P बाई क्यू इक्वल्स L अपॉन 100 माइनस L, ऐसा हो जाएगा। तो R बाई एस इक्वल्स L अपॉन 100 माइनस L, देखिए R बाई एस इक्वल्स L अपॉन 100 माइनस L हो गया। तो यस क्या हो जाएगा, यहाँ L यहाँ चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, L नीचे हो जाएगा। इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर उस लेंथ उसका मालूम हो, उसका क्रॉस सेक्शन मालूम हो, तब हम क्या कर सकते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी हम पता कर सकते हैं उसके मटेरियल की ना। ये तो अननोन रेजिस्टेंस हो गया, ये मालूम हो गया। अभी क्या कर सकते हैं, इफ लेंथ ऑफ गिवन वायर इज L, मान लेते हैं L है, और क्रॉस सेक्शन है, एंड क्रॉस सेक्शन A, then its resistivity or then specific resistance of this material, of its material कितना हो जाएगा, रो आप मालूम है, रो कैसे फाइंड आउट करेंगे, R A अपॉन L, ऐसा होगा। L क्या है, ये वाली लेंथ किसकी, जो वायर यस दिया हुआ है ना, इसकी लेंथ है। तो आपको ऐसे वायर यस ये मिलता है यहाँ पर, तो आप उसको ऐसे कॉल बना करके और यहाँ पर जनरली कनेक्ट कर देते हैं, तो यही अननोन रेजिस्टेंस की प्लेस में आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। और तो इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी होगी, तो आप जानते ही हैं। तो रो यहाँ आर क्या है, एक्चुअली यहाँ पर यस होगा, है ना। यस क्या रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस हमने पता कर लिया, अब हमारे लिए वो नोन हो गया, अब तो अननोन था, यहाँ पता कर लिया गया, तो क्या हो गया, अब ये नोन रेजिस्टेंस हो गया। तो ये एक फार्मूला यूज करना है आपको, इफ डायमीटर ऑफ वायर इक्वल्स डी, देन ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और यू कैन राइट पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो यहां लिख सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट रो इक्वल्स यस, एंड दिस इज नथिंग बट पाई डी स्क्वायर अपॉन 4L। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। ओम मीटर, ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ ओम, ठीक,
इन्हीं ये दो फार्मूले आपको यूज़ करने हैं। तो ऑब्जर्वेशन, ठीक है, लेंथ आपको मिला क्या क्या है, तो ऑब्जर्वेशन उन्हीं सबसे स्टार्ट करते हैं। तो लेंथ ऑफ गिवन वायर आप फाइंड आउट करेंगे, ऐसा लिखेंगे। तो अभी इसके बाद apparatus थ्योरी के बाद क्या लिखते हैं आप, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में जो जो आपको मिला हुआ है उसके बारे में आप लिखते हैं। तो ये क्या मिला हुआ है, रेजिस्टेंस वायर, उसका लेंथ लिखेंगे। और उसके डायमीटर के लिए आप स्क्रू गेज से उसका डायमीटर मेजर करते हैं, तो वो भी नहीं, उसके लिए भी आप एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। क्लास 11 में आप स्क्रू गेज यूज़ कर चुके हैं, इसको हैंडल कर लिए हैं, तो आपको मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और इसलिए उसके डिटेल में हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस सीधे कुछ ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे उसके लिए और डायमीटर उसका मेज़र कर लेंगे। तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या करने हैं, एक बार तो डायमीटर ऑफ गिवन वायर फाइंड आउट करना है, और फिर अगली बार क्या, और एक फिर आपको अननोन रेजिस्टेंस पता करना है। तो दोनों के लिए ऑब्जर्वेशन लेने हैं। तो आइए ऑब्जर्वेशन हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से। आप याद रखिए दो फार्मूला हैं तो इनका यूज़ करना है ना। वो ऐसा नहीं कि थ्योरी में लिख के बस रख देना है, अभी बात करेंगे आगे apparatus पर, तो आपको यहाँ पर उसका यूज़ करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन, लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर, आपको जो मिल गया वो L है। अब आपको जितना सेंटीमीटर मिला है या कितना मीटर मिला हुआ है आप उसको लिखते हैं, तो लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर ऐसा होगा। इसके बाद अब इसका डायमीटर के लिए बाकी चीज़ें तो आपको वैसे कनेक्टिंग वायर मिला होगा, गैल्वेनोमीटर मिला होगा, तो गैल्वेनोमीटर में कोई आपको रेंज वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती लिखने की, तो इतना काफ़ी है, ये ले लेंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन ए किसके लिए, फॉर डायमीटर और सिंपली डायमीटर ऑफ वायर, रेजिस्टेंस वायर। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सिंपल जो ऑब्जर्वेशन होता है स्क्रू गेज से आप फाइंड आउट करते हैं, लीस्ट काउंट वगैरह पहले से आपको मालूम है ये सब, तो मुझे नहीं लगता कि वो सब और ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर अगर ऐसी कोई ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर हमारे तक की बात पहुंचाइएगा, इसको आगे कुछ और कर दिया जाएगा। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज जो होगा वो लिख लीजिएगा। अपने जो हाँ यूज़ करते हैं वो क्या है, 1/100 mm है, मीन्स 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर, यही है। तो उसके लिए टेबल कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ ऐसे पुराने तरीके हैं, सीरियल नंबर। आप वायर को क्या करते हैं, स्क्रू गेज लगाते हैं, तो पहले तो देख लेते हैं कि उसका जीरो कहाँ कोइंसाइड कर रहा है ना। स्क्रू गेज का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है स्लीव पर, वो सर्कुलर स्केल के कौन से मार्क से कोइंसाइड कर रहा है वो आप लिखते हैं, तो वही इनिशियल रीडिंग होती है। तो क्या होता है, इनिशियल सर्कुलर स्केल रीडिंग, यही होता है, इनिशियल सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेजर करने में आपने, ठीक है, शुरुआत में बिना वायर रखे, स्क्रू गेज में बिना वायर रखे आपने इसको देख लिया कि कितना सर्कुलर स्केलिंग हो रहा है शुरुआत में। इसके बाद फिर आपने उसके स्क्रू ओपन किए, थोड़े से खोले, उसमें वायर लगाया, वायर कितना राउंड ओपन करने पर वायर उसमें सेट हो गया, फिर उसको थोड़ा सा टाइट कर दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशंस, ऐसा हो गया। इसके बाद फिर फाइनल, यानी वायर उसमें प्लेस करने के बाद क्या सर्कुलर स्केलिंग बन रही है, वो फाइनल सर्कुलर
स्केल रीडिंग, ठीक है, सर्कुलर स्केल रीडिंग, इसको हम सीधे शॉर्ट में लिखते हैं फाइनल सर्कुलर स्केल रीडिंग, ऐसे। तो यहाँ पर अगर ये ए है और ये बी है तो फिर क्या लिखते हैं, ए माइनस बी के बीच का जो गैप है वो लिखते हैं। तो डायमीटर वायर का क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस मान लेते हैं ये एन है, ठीक है। अगर ये बी है, ये एन है, ये ए है, तो फिर क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या हो जाएगा। डायमीटर देखिए क्या लिखते हैं इसको, एक राउंड घूमने में कितना डायमीटर मेजर किया है वो क्या होता है, पिच के बराबर होता है। तो पिच एन राउंड टर्न किया है, कंप्लीट एन राउंड किया है, तो क्या लिखते हैं, एन इंटू पिच प्लस, अब क्या है, बी और ए का डिफरेंस और इंटू लीस्ट काउंट। तो ये बी माइनस ए बी माइनस ए इंटू लीस्ट काउंट। तो ये वाला पार्ट हम इसको यहीं रोकते हैं कि स्क्रू गेज से कैसे डायमीटर पता करना है। इसके लिए हम स्क्रू गेज का जब 11th क्लास के लिए अलग से एक वीडियो आपके सामने रखेंगे तो उसमें आप ज़रूर थोड़ा क्लोजअप में उसके मार्क्स को आप देखिएगा तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। और हालांकि ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, तो ये 2-3 सीरियल नंबर से क्या हो जाएगा, 1 2 3 ऐसे डायमीटर से ले लेंगे 3, और उसके बाद मीन डायमीटर, ठीक है ना, मीन डायमीटर। तो मीन डायमीटर मिल जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है, D1 प्लस D2 प्लस D3/3 जो भी आएगा लिख लीजिएगा। तो ये डायमीटर के लिए ऑब्जर्वेशन हो गया। अब क्या करना है कि ये जो अननोन रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है इसके लिए बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस हम वेरी करेंगे, यहाँ एक्टिव करेंगे। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स आप इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम इसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं। तो ये अभी अपरेटस के सामने होंगे तो हम उसमें वीडियो में देखिएगा कि अब रेजिस्टेंस बॉक्स है क्या, और इसी में हम जो प्लग, कई प्लग दिए होते हैं, जो प्लग हम रिमूव कर देते हैं वह वाला रेजिस्टेंस क्या होता है, सर्किट में आ जाता है, तो इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से क्या करना है, रेजिस्टेंस अप्लाई करना है, और यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस है ही है तो बैलेंस करना है। तो आर की डिफरेंट वैल्यू के लिए कहाँ कहाँ बैलेंस पॉइंट मिलता है, यहाँ तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है, अब चेंज इसको करेंगे तो बैलेंस पॉइंट भी चेंज होगा। और यहाँ क्लियर है कि ये बैलेंस पॉइंट की पोजीशन है, एल क्या है, ए से बैलेंस पॉइंट की पोजीशन है ना, तो दिस इज एल इज व्हाट, पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट, पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट फ्रॉम ए, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट फ्रॉम ए, ये यहां से हो जाएगा। तो इसके बाद फिर आइए, इसके लिए जब हम रीडिंग लेंगे, इसको देख लीजिए ध्यान से, हम इसको हटाने जा रहे हैं यहाँ से। बी जो पार्ट है क्या करेंगे, अब अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर, उसके लिए टेबल बनाएंगे। बी पार्ट, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर, इसकी। तो यहां पर जो टेबल होता है, अब देख लीजिए क्या क्या जरूरतें हैं। आर को चेंज होना है, बैलेंस पॉइंट की पोजीशन आनी है, तो एल की वैल्यू क्या होगी, तो 100 माइनस एल की वैल्यू क्या होगी,
और उसके बाद जो वैल्यू आप देख ही रहे थे कि ये इसकी वैल्यू क्या है, R 100 माइनस L अपॉन L, ऐसे ही लिखना। तो इन्हीं चार की जरूरत पड़ेगी, तो हम टेबल में इन्हीं को रखेंगे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। एक एसेंशियल पार्ट इसका क्या है, सीरियल नंबर रहेगा, ओके। और ये नोन रेजिस्टेंस, ओके, नोन रेजिस्टेंस कहाँ से, रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से ये नोन रेजिस्टेंस हम अप्लाई करते हैं। तो ये नोन रेजिस्टेंस हो गया। पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट, पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट, बैलेंस पॉइंट है, यहां नोन रेजिस्टेंस लगा देंगे और देखेंगे ये तो अननोन ही है, बैलेंस पॉइंट कहां मिलता है। अब ये नोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप बदल सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन होते हैं, कई ऑप्शन होते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स में कि आप इतना इतना रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं आप। तो इसीलिए कह रहे हैं कि नोन रेजिस्टेंस आपकी मर्जी है कितना आप अप्लाई करेंगे, आप जैसा, बस कोशिश यही करनी है जो नो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसी हो कि जो बैलेंस पॉइंट क्या मिले, यही बस 40 और 60 के बीच मिल जाए, 30 से तो नीचे नहीं ही जाए, है ना। 30 और 70 से ना तो बड़ा हो और ना 30 से कम, इतना ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये बात डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि बैलेंस पॉइंट बीच में क्यों लाना चाहिए, इससे एरर मिनिमाइज होता है। उसको आप उस वीडियो में जाइएगा, आप वीडियो 18 और 17, 18, 19 में, वहाँ पर आप जो चैप्टर्स की बात हो रही थी वहाँ पर जाइएगा तो ये मालूम हो जाएगा। आप ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या वैल्यू यहाँ पर लगाएं। बैलेंस पॉइंट इधर मिल रहा है तो आप तुरंत इसको क्लियर बढ़ाइए, तब उधर बैलेंस पॉइंट शिफ्ट होगा, राइट की ओर जाएगा। तो यही है सीरियल नंबर। इसकी जो वैल्यू आप ले लेंगे रेजिस्टेंस की 5, 6, 7, 10 ऐसे जो भी ओम आप चुनना चाहें। ये तो बैलेंस पॉइंट यही क्या है, L है, ठीक है। ये तो R है, ये L 100 माइनस L, ठीक। पोजिशन ऑफ बैलेंस पॉइंट कहाँ से, फ्रॉम A, ठीक है ना, फ्रॉम A। और ये क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट फ्रॉम B, फ्रॉम C, पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट फ्रॉम C, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, 100 माइनस L मिल गया, L मिल गया, R मिल गया, तो और क्या चाहिए, 3 ही तो चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा, यस आपको मिल जाएगा, S इक्वल्स R 100 माइनस L अपॉन L। L बैलेंस पॉइंट की पोजीशन है और ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे ही क्या करना है आपको, ये 1, ठीक है, ऐसे 2, तो ऐसे 3, तो इन ऐसे ही आप डिफरेंट रीडिंग ले लेंगे, 4, 5, 6 जो भी आपको लगता है। उसमें से आपको क्या करना है, जो रीडिंग्स ज़्यादा बाकी वैल्यूज से अवे जा रही हैं, कुछ ज़्यादा ही डेविएट हो रही हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने 5 रीडिंग्स ले लिया, 5 सेट ले लिया और उसमें से 3 तो मैच कर रहे हैं, आपस में दिख रहे हैं कि नहीं ठीक लगभग आसपास आ रहे हैं, और 2 रीडिंग्स ऐसी हैं जो बहुत ही अवे जा रही हैं, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएंगे। ऐसे ही ये वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है, किसकी, अननोन रेजिस्टेंस के लिए रीडिंग्स, और उनकी वैल्यू आ जाएगी तो अब तो ये नोन हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इन सभी वैल्यूज़ का जो भी S1, S2, S3 आता है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन, इसके बाद यही आता है कि कैलकुलेशन होता है। तो ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होता है, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में आपको करना क्या है, 2 चीज़ें मालूम हो गई, डायमीटर मालूम हो गया है, लेंथ मालूम हो गया है पहले ही, ठीक है। तो कैलकुलेशन में करना क्या है, एक तो इनका रेजिस्टेंस है ना, मीन रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर, ओके। सो मीन
रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर, ये क्या है, ये S इक्वल्स S1 प्लस S2 प्लस S3, अगर 3 है तो 3 डिवाइड बाई 3, ये मिल जाएगा आपको, ठीक। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसकी हेल्प से आपने डायमीटर पता भी कर लिया है, डायमीटर पहले ही मालूम हो गया है, लेंथ पहले ही मालूम है, और इसके बाद रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो रेजिस्टिविटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये क्या हो जा रहा है, ये जो मिल रहा है आपको रो इक्वल्स यस जो ये मिला हुआ है ये वाली वैल्यू, इसके बाद क्या है ए का मतलब पाई डी स्क्वायर, डायमीटर आपको मालूम हो गया है, अपॉन 4 आपको मालूम है। तो ऐसे आप इसकी वैल्यू आप पता कर लेंगे रेजिस्टिविटी की या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो ये वैल्यूज हो, और अब क्या है, तो रिजल्ट आपने लिख दिया। इसके बाद क्या आते हैं, प्रिकॉशंस पर, है ना। रेजिस्टिविटी भी पता करना तो आप परसेंटेज एरर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू देख सकते हैं, आपकी बुक में होता है, एक्सपेरिमेंट वाली बुक जो है ना, प्रैक्टिकल वाली बुक, उसमें होता है लास्ट में, तो जो अपेंडिक्स वगैरह जो पेजेस है ना उसमें होता है। तो अभी ये जो और इसके बाद प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे, तो देखिए सिंपल प्रिकॉशन आराम से आप पढ़ के आ सकते हैं कि ये पहले ही है कि जितने कनेक्शंस हैं क्या होने चाहिए, ये बहुत ही टाइट कनेक्शन होने चाहिए, वायर क्लीन कर लेने चाहिए कनेक्शन से पहले। तो जो प्रिकॉशंस हैं वो आपको क्या क्या होने चाहिए, देखिए प्रिकॉशंस, एक तो क्लीन वायर ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होना चाहिए, टाइट कनेक्शंस, ओके। थर्ड, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ विच वायर, ब्रिज वायर, मीटर ब्रिज वायर, और प्रिकॉशन क्या हो सकता है कि जॉ की को बहुत प्रेस नहीं करना चाहिए, हार्ड प्रेस नहीं करना चाहिए, ओके। सो डोंट प्रेस जॉ की हार्ड, ओके, ओवर द वायर, ये वायर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं, बहुत हाई वोल्ट नहीं अप्लाई करना चाहिए, कंटिन्यूअस करंट नहीं फ्लो करानी चाहिए, है ना, बीच में रुकना चाहिए। सो डोंट अलाउ करंट, ओके, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ओके, लॉन्गर ड्यूरेशन, ऐसा इससे कुछ एरर आ सकती हैं, गड़बड़ी हो सकती है, हीटिंग इफेक्ट हो सकता है, तो यहाँ भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद सोर्सेस ऑफ एरर का नाम आता है कि सोर्स एरर कहाँ से हो सकती हैं, ठीक है, ऑफ एरर। तो सोर्स ऑफ एरर क्या हो जाएगा, बहुत सारा हो सकता है, ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है। हाँ, प्रिकॉशन में एक चीज और कर सकते हैं कि बैलेंस पॉइंट, है ना, मैनेज बैलेंस पॉइंट, कहाँ पर, मैनेज बैलेंस पॉइंट, ठीक है, बिटवीन 30 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर, ध्यान लिए ऐसा रखिए। तो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन
ये हो जाएगा, एरर का वजह हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट, ये हो सकता है ना, हीटिंग इफेक्ट। ठीक। थर्ड, रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शंस कनेक्शंस, ये हो जाएगा। अनक्लीन्ड वायर होगा तो उसका भी होगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्शंस, ठीक है। और फोर्थ, अनक्लीन्ड वायर, ये भी हो सकता है। हर प्रिकॉशन रखेंगे तो एरर्स कम से कम होंगी, ये कम किया जा सकता है। तो अभी हम चलते हैं अपरेटस पर और वहाँ आपको और जो इससे स्टेप टू स्टेप जो भी डिटेल हैं इसके बारे में बताते चलेंगे। रीडिंग्स हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि हमें जो मिला है रेजिस्टेंस वायर, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है। ठीक है बच्चों, देखिए ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और इसके सेटअप में क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी बात कर रहे थे हम लोग अपरेटस की। तो अपरेटस क्या क्या हैं देख लीजिए। एक तो इसका मीटर ब्रिज बोर्ड है। पहले भी एक वीडियो में मीटर ब्रिज जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे उसमें बात किया हुआ था कि मीटर ब्रिज कैसा होता है। तो यही मीटर ब्रिज है, ये मीटर ब्रिज प्लेट है। इसमें एल शेप में दो ब्रॉड स्ट्रिप्ड कंडक्टर ये जुड़े हुए हैं, एक बीच में और ये स्ट्रेट है स्ट्रिप यहाँ पर। बाकी ये जो कनेक्टर्स हैं आप देख सकते हैं। इसका जो एक मेन कंपोनेंट क्या है, ये 1 मीटर वायर है और ये यहाँ जो यूज़ किया गया है वो कांस्टेंटन वायर है। इसी वायर के क्रॉस आप सप्लाई कनेक्ट करते हैं और साथ में यहीं पर दो यहाँ पर गैप हैं। एक गैप में क्या करते हैं, हमें रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है वो आपको ये वायर के फॉर्म में दिया हुआ है ना ये। और हमने इसको एक मीटर ले लिया है, 1 मीटर है, ये भी कांस्टेंटन वायर है। तो इसको यहाँ जो गैप है उसमें हम कनेक्ट कर देंगे। और ये एक नॉन रेजिस्टेंस जो नाम आता है, यही बात हुई थी कि एक रेजिस्टेंस क्या होगा, नॉन होगा। उसमें हम ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, देखिए इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, नॉन रेजिस्टेंस यहाँ इस गैप में जो मेरे लिए लेफ़्ट गैप है, उस लेफ़्ट गैप में नॉन रेजिस्टेंस की एक हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैल्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 2 5 10 20 20 50 ये सब दिया हुआ है, इनफाइनाइट भी दिया हुआ है। तो ये सब नॉन रेजिस्टेंस, यहाँ से कोई भी की यहाँ से रिमूव कर देंगे वो वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्टिव हो जाएगी। अगर हमें जैसे 4 ओम एक्टिव करना है तो यहाँ 2 के 2 रिमूव कर दें, ये 4 ओम क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम पूरी तरह सारे की इंसर्ट कर दें तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा और ये सीधे दोनों ये कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, ये दोनों आपस में सीधे जुड़ जाएंगे बिना रेजिस्टेंस के। तो ये हो गया, ये गैल्वेनोमीटर है, जी सिंबल यहाँ पर यूज़ करते हैं, ये तो गैल्वेनोमीटर है। और इसमें बीच में इसका इंडिकेटर हमेशा अगर बीच में होता है और सही भी है, इसमें जीरो एरर भी नहीं है कोई। और गैल्वेनोमीटर को हम यहाँ पर एक टर्मिनल इसका क्या करते हैं, बीच वाले पॉइंट से ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर। और रेजिस्टेंस बॉक्स इस गैप में जोड़ते हैं, ठीक है। और इसको जो ये अननोन रेजिस्टेंस के लिए जो है, जिसका रेजिस्टेंस मालूम करना है वो, और साथ में इसकी रेजिस्टिविटी भी इसके मटेरियल की मालूम करनी है, तो वो भी हमें डिटरमिन करना है यहाँ पर। और तो इसको हम इस गैप में जोड़ देते हैं, इसको ऐसा स्प्रिंग जैसा बना करके, ठीक। ये जो देखिए ये वायर के जो एंड पॉइंट्स हैं, टर्मिनल्स हैं, यहाँ और यहाँ दोनों आए हुए हैं। ये पूरा एक कनेक्शन यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक 1 वे की है, प्लग की बोलते हैं। ये प्लग इंसर्ट करते हैं इसमें तो ये सर्किट क्लोज हो जाता है। ये जिंक रॉड है और ये जो सेल असेंबली है ना, इसमें जिंक रॉड इसमें डिप करते हैं। और यहाँ पर ये पूरा जो सेटअप है वो लेक्लांसे सेल बोलते हैं। लेक्लांसे सेल आप जो ड्राई सेल यूज़ करते हैं घरों में या किसी जगह यूज़ करते हैं, जो ऑपरेटर्स में खिलौनों में यूज़ करते हैं, वो उसी का स्टैंडर्ड फॉर्म है, लैब फॉर्म है लेक्लांसे सेल।
तो यहाँ पर उसमें भी देखिए आप तोड़ेंगे तो यहाँ उस कार्बन रॉड दिखेगा, जिंक का उसमें कंटेनर होता है, उसकी जगह ये जिंक रॉड है। वहाँ पर NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ करते हैं, उसमें उसका पेस्ट होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन पाउडर के साथ। तो वो पेस्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं क्योंकि उसको पोर्टेबल बनाना है और उसको थोड़ा सा इजी टू यूज़ बनाना है, तो उसको हम ऐसा ही करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा लैब फॉर्म क्या होता है, वो तो स्टैंडर्ड होता है। यहाँ रेजिस्टेंस मिनिमाइज़ करने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ना रहे, इसलिए हम सीधा ये फॉर्म यूज़ करते हैं। और ये बड़ा सा कैंडल जहाँ इसके अंदर भी मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा हुआ है और ये कार्बन रॉड है अंदर तक, और इसको ऊपर से सील कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। और ये पूरा स्पॉट है, सीधे चार्जेस का एक्सचेंज अंदर हो सकता है, आयंस का हो सकता है इस सॉल्यूशन के थ्रू। और जो हम ड्राई सेल में जो एमोनियम क्लोराइड का पेस्ट लेते थे कार्बन पाउडर के साथ और मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ, यहाँ पर सीधे सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड होना चाहिए। तो इसलिए जितना इसमें डिज़ोल्व हो सकता था मैंने इसमें डाल रखा है अमोनियम क्लोराइड। और ये जिंक रॉड, जो जिंक कंटेनर की जगह यहाँ जिंक रॉड ऐसे डाल देते हैं। तो ये सर्किट क्या होगा, अभी हमने ये ओपन कर रखा है, अभी इसको लगाना नहीं है। और ये सर्किट बहुत ही सिंपल है, आप इसको देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर क्या हुआ, एक स्लाइडिंग, ये जो कॉन्टैक्ट है एक एंड तो क्या हुआ है, इसका गैल्वेनोमीटर का जुड़ा हुआ है बीच वाले एंड से, और यहाँ पर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के लिए हम जॉ की यूज़ करते हैं। तो यहाँ का वायर, यहाँ थोड़ा सा ये छोटा वायर जुड़ गया है, इसको हम ओपन करके एक बड़ा थोड़ा लॉन्ग वायर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इसको टच करना पड़ता है इस वायर पर जगह जगह। इसको आप जानते हैं कि ये जो कनेक्टर है, ठीक, वायर को, इसके एंड्स को क्लीन भी कर लेना चाहिए। ये सैंड पेपर है, आप इससे भी परिचित हैं अच्छी तरह से, तो ये हो जाता है। और एक चीज़ और इसमें अभी नहीं सामने दिख रहा आपके, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करने के लिए जॉकी बोलते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, इसी को कहते हैं कनेक्टर, स्लाइडिंग कनेक्टर है। एक बस सिंपल, बहुत कुछ इसमें स्पेशल नहीं है, एक मेटल का पूरा रॉड टाइप का है, ऊपर से आपने स्क्रू उसको के फॉर्म बना दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा शार्प कनेक्टिंग एज यहाँ पर दिया हुआ है, और इसको सीधे टच करते हैं तो यहाँ हम इसको टाइट कस देते हैं, और इससे क्या करते हैं, इस वायर पर जगह जगह हम टच कर सकते हैं। क्या करने के लिए, पहले आप जानते हैं बैलेंस पॉइंट के बारे में पढ़ लिए हैं, और इसी से देखते हैं कि किस कांटेक्ट पर आने पर ये ब्रिज क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। आप जानते हैं ह्यूटिशन ब्रिज है ये, और इसी का एक्सपेरिमेंटल फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्म क्या है, ये मीटर ब्रिज है। जहाँ बैलेंस पॉइंट मिलेगा वहाँ क्या होगा, डिफ्लेक्शन, यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर आपके सामने रहेगा, ये नल डिफ्लेक्शन देख अभी शो करेगा, ठीक है। तो अब क्यों बैलेंस कब होगा, पहले जानते थे कि ह्यूटिशन ब्रिज क्या है, एक अरेंजमेंट है 4 रजिस्टर्स का, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में है। इसके एक डायगोनल के क्रॉस क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं बीच में, और दूसरे डायगोनल के क्रॉस क्या करते हैं, सप्लाई लगाते हैं। तो ये कौन 4 रजिस्टर्स हैं यहाँ पर देखिए, एक तो ये है जो मीटर, ये रेजिस्टेंस बॉक्स से अप्लाई करते हैं, एक ये क्या है, अननोन है। तीसरा क्या है, एक यहाँ पर है, देखिए ये वायर को ही कांटेक्ट पॉइंट के, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है इसके लेफ़्ट की ओर क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, और या तीसरा बोल सकते हैं उसको, और कांटेक्ट से राइट की ओर क्या है, चौथा है, ठीक है। तो ये 4 रेजिस्टेंस हैं, एक अननोन, यहाँ अननोन, और बाकी ये दोनों वायर में ही 2 बना दिए गए हैं। जहाँ कांटेक्ट है, जॉकी का जहाँ कांटेक्ट है, उसके दोनों ओर 2 रेजिस्टेंस बन जाते हैं, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अब देखते हैं। एक तो हम ऐसे एक हम प्रिकॉशंस भी यही रखते हैं, एक तो कहते हैं कि हाँ ये जॉकी को बहुत ज़ोर से रगड़ना नहीं है, इस पर पीटना नहीं है, जगह जगह बस आप क्या करते हैं, टच करते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, अगर आपका बैलेंस पॉइंट यानी अपने नॉन रेजिस्टेंस को ऐसा वेरी करिए कि बैलेंस पॉइंट मिडिल के आसपास मिले, यानी 40 और 60 के बीच मिल जाए, 45 और 50 के बीच 55 के बीच मिल जाए, तो बेटर रिजल्ट देता है। क्योंकि एंड रेजिस्टेंस जो यहाँ का है, ये कनेक्शंस का रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा इसका भी अपना रेजिस्टेंस होता है। किसी तरह अगर ये क्लीन नहीं है
तो इसका एडिशनल रेजिस्टेंस होता है जो इसी में इन्फ्लुएंस, इसी को बैलेंस पॉइंट को इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर रेजिस्टेंस ना रहे तो ठीक है, अगर है तो हम बैलेंस पॉइंट बीच में के आसपास अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। एरर क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो आइए फिर हम इस चीज़ को देखते हैं, प्लग की, इसको भी यहाँ इंसर्ट करके सप्लाई देने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये क्या होगा। और रेजिस्टेंस पहले ही यहाँ पर हम ऐसे ही अंदाज़ा लगाए कि ठीक है, हमने 5 ओम हमने रिमूव कर दिया है, 5 ओम शायद अप्लाई कर दिया। जो ये 5 ओम ने जो रिमूव किया है वो क्या शो कर रहा है, ये वाला 5 ओम पाथ में एक्टिव हो गया या पाथ में आ गया, है ना। बाकी तो ऊपर ऊपर ही कनेक्टेड हैं। ये मेटेलिक बिना रेजिस्टेंस के ये थिक मेटेलिक ब्लॉक्स हैं, ये देखिए, और सभी ब्लॉक्स सेपरेट हैं। नीचे नीचे क्या हुआ है, रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ का जहाँ हम रिमूव कर दिए कि वहाँ रेजिस्टेंस पाथ में आ गया और जगह कहीं पर भी पाथ में नहीं आया, ऊपर ऊपर ही कनेक्ट हो गया। तो ऐसा हो गया। अब हमने क्या किया, सप्लाई यहाँ पर कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ये सप्लाई यहाँ पर लगा दिए जा रहे हैं, जोड़ने इसको, रेजिस्टेंस से एक्टिव कर दिया। कितना वोल्ट होगा इसके लिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, ये जानते ही हैं। इसको हम वेरी भी नहीं करना है, हमें एक ही सप्लाई चाहिए और वो हो गया। जनरली आप लैप्लासी सेल का EMF 1.5 वोल्ट के आसपास होता है, 1.45 जनरली स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम चलिए अब एक्टिव करते हैं इसको, हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं। प्रिकॉशन ये रखना है कि बहुत देर तक करंट यहाँ नहीं पास करनी है। एक रीडिंग लिया, कहाँ पर बैलेंस पॉइंट मिल रहा है हमारा, ये लेफ़्ट वाला एंड क्या है, यहाँ से हम मेजरमेंट लेंगे। यहाँ से L जहाँ बैलेंस पॉइंट मिलेगा उसकी डिस्टेंस यहाँ से लेंगे, अपने लेफ़्ट वाले साइड से। आपके लिए राइट है, ठीक। तो अब ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और देखिए अब इसमें करंट चलने लगी होगी, है ना, इस वायर में अब करंट चलने लगी होगी। अब देखते हैं कि कौन से पॉइंट पर बैलेंस पॉइंट, देखिए ये डिफ्लेक्शन हो रहा है थोड़ा सा। आप गैल्वेनोमीटर को ध्यान से देखिए तो डिफ्लेक्शन आपके लिए किधर हो रहा है, ये है ना, डिफ्लेक्शन थोड़ा सा क्या हो रहा है, राइट साइड में आपके लिए क्या हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है ना, मेरे लिए लेफ़्ट हो रहा है, दिख रहा है। और यहाँ जाएंगे तो क्या हो रहा है, ये आपके लिए यहाँ लेफ़्ट हो रहा है, ठीक है, ये डिफ्लेक्शन हो रहा है ऐसा, ठीक। और यहाँ जाएंगे तो ये इधर राइट हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, ओके। तो हम वही 5 ओम अभी एक्टिव ही है और इसको फिर कनेक्ट करने जा रहे हैं। अब सप्लाई देने जा रहे हैं, इसको हम रिकॉर्ड भी करते जाएंगे कि किस पॉइंट पर मिल रहा है बैलेंस पॉइंट, ठीक है। तो देखिए पहले एक बार लेफ़्ट की ओर देख लें, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, मिडिल से देखिए उधर की ओर हो रहा है। जितना और जाएंगे लेफ़्ट तो और उधर होता जाएगा दूर। हमें कहाँ लाना है, बैलेंस पॉइंट का मतलब ये मीन पोजीशन में, बीच की पोजीशन में आ जाए तब होगा। अब इधर देखिए क्या होगा, उधर ले गए तो किधर मिल रहा है, आपके लिए ये लेफ़्ट की ओर मिल रहा है, मेरे लिए राइट की ओर मिला डिफ्लेक्शन। हमें कौन सा पॉइंट खोजना है जहाँ पर डिफ्लेक्शन ना हो, बीच वाला पॉइंट हो। तो देखिए इधर से हम आते जाएंगे वापस, यहाँ देखिए तो ये देखिए, और है ना डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा है और ऐसे कम होता जा रहा है, और देखिए ये और कम हो गया। तो बैलेंस पॉइंट मिल रहा है हमें यहाँ पर, ये देखिए अब देखिए ये उल्टा हो गया, राइट हो गया आपके लिए यहाँ पर, ये हाँ ये। तो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, ठीक है। मेरे लिए पॉइंट जो पढ़ेंगे वो ये अपने लेफ़्ट से, देखिए ये रखे रखे भी वो बदल जाएगा, इसलिए बहुत देर तक करंट नहीं पास करनी है। ये 33.8 है, ठीक, 33.8 है। और ये कहा था कि जनरली 33.8 ये मीन पोजीशन के हिसाब से देखें तो क्या है, थोड़ा सा हमें और बीच में चाहिए। 33 क्या है, अवे है काफ़ी बीच से, तो इसलिए अवे ना रख करके तो क्या करना पड़ेगा, हमें रेजिस्टेंस बदलना है। इधर का रेजिस्टेंस बदलेंगे, इधर वाला बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और उधर की ओर हम जाएंगे। तो आइए हम, ये 5 ओम है और ये सब थोड़ा क्या होना चाहिए, जितने ये प्लग्स हैं काफ़ी टाइट होने चाहिए ताकि बीच में रेजिस्टेंस कुछ रह ना जाए ऐसा, या अपने आप डेवलप ना हो जाए।
फिर हमने क्या कर दिया, मान लेते हैं ये 7 ले लिया, ठीक है, ये 7, 2 और 5 और 2, 7 यहाँ से हमने रिमूव कर दिया या 7 का ये एक्टिव कर दिया। तो अब देख रहे हैं बैलेंस पॉइंट कहाँ मिल रहा है। ये पावर लगा दें, ये हो। अब देखिए ये क्या है, वापस कितना दूर जा रहा है पीछे। इधर हम लेफ्ट गए तो उधर कितना हुआ, आपके लेफ्ट गए तो इधर बहुत दूर तक, उधर पीछे गया, तो बीच में कहीं होगा बैलेंस पॉइंट। तो ये बैलेंस पॉइंट देखिए, अब इधर आ गए, फिर और यहाँ चले गए, तो बीच में अब देख रहे हैं ना, यहाँ है तो राइट है, यहाँ है तो क्या है, लेफ्ट है, तो बीच में कहीं आएगा। फिर यहाँ है, देखिए क्या हुआ, देखिए ये पॉइंट, ये यहाँ है तो राइट है, यहाँ आ गए, यहाँ है तो लेफ्ट है। हम बस क्लोज वाले पॉइंट की ओर आते जाएंगे। देखिए ये और क्या है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट है, अभी लेफ्ट है और लेफ्ट है, और देखिए क्या है, यहाँ आ गए तो राइट है, तो ये कहीं बीच में ऐसा आएगा, ठीक। तो ये 7 ओम हमने नॉन रेजिस्टेंस अप्लाई किया है, तो ये देख रहे हैं ये 45.1 पर बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, 45.1 पर बैलेंस पॉइंट मिल रहा है। तो जो आप अपने टेबल में बनाते हैं, हाँ ना, ये टेबल यहाँ पर तैयार हो रही है, टेबल। सो टेबल में क्या है कि हम ये एक जो रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस 7 है और ये पोजीशन है बैलेंस पॉइंट की L1, तो हमने क्या लिखा, 45.1 है, कहाँ से, अपने लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो राइट वाला जो है क्या हो जाएगा, राइट एंड से कितना होगा बैलेंस पॉइंट दूर, ये क्या हो जाएगा, 54.9 हो जाएगा, है ना। तो ये 54.9 हो जाएगा, ठीक। आइए, तो एक हमारी ऐसे रीडिंग हो गई, एक हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। अब हम रेजिस्टेंस क्या करेंगे, बदलेंगे, ठीक। अभी क्या किया हमने, मान लेते हैं 9 ले लिया, 2 और लगा दिया, है ना, 2 बढ़ा दिया। अब देखते हैं कि ये क्या होने जा रहा है। अब देखिए सप्लाई लगा देते हैं, और अब बैलेंस पॉइंट कहाँ मिल रहा है, देखिए अभी हमने 26 पर रखा हुआ है तो राइट जा रहा है, हमने ये 72 पर रखा हुआ तो लेफ़्ट जा रहा है, 63 पर रख दिया तो अभी भी लेफ़्ट है, 56 कर दिया अभी भी लेफ़्ट है, यहाँ 35 कर दिया तो राइट है, 42 कर दिया राइट है, 57 कर दिया लेफ़्ट है, 52 कर दिया लेफ़्ट है, 50 कर दिया लेफ़्ट है। देखिए ये आ गए हम कहाँ, तो यहाँ जो मिल रहा है बैलेंस 44.5, जबकि अलग होना चाहिए था 44.5, अभी 7 हमने लिया हुआ था, तो कहीं ना कहीं कुछ एरर है। हम इसीलिए करेंगे, रीडिंग्स लेनी चाहिए और उसको हम रिपीट करेंगे कि फिर क्या कहाँ पर से कुछ दिक्कत आ रही है। तो हमने 9 ले लिया, ओम 9 ओम ले लिया, तो ये 44.4 है, 5 नहीं 4 है, इस पर बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। आइए और हम बढ़ाएंगे इसको, सीधे 10 ओम एक्टिव कर देते हैं। अभी 9 लिया था, देखिए तो 9 में अब सीधे यहाँ पर, यहाँ 10 ओम का मार्क है, 10 ओम लगा देते हैं। ये एरर हो सकती है कहीं रेजिस्टेंस बॉक्स में जो कनेक्ट किए गए हैं रजिस्टर्स, उसमें भी दिक्कत हो सकती है। किसी तरह अपना जो ऑपरेटस है वो कहीं से माल फंक्शन कर रहा है तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, या कोई अचानक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया हीटिंग इफेक्ट की वजह से, कहीं कनेक्शंस प्रॉपर नहीं हैं तो वहाँ पर से भी हो सकता है। तो ये सब एरर आने के चांसेस होते हैं, जो जहाँ कनेक्शन है वहाँ थोड़ा भी लूज रहेगा तो ये एरर आने के चांसेस बनते हैं, ठीक। आइए फिर देखते हैं, इसलिए हमारे पास अब एक और हमारा रीजन बन गया कि अगर हमारी एक रीडिंग थोड़ा प्रॉपर नहीं दिख रही है उस तरह पहले जैसी, तो फिर उसको हम और वेरीफाई करेंगे कि फिर क्या हो रहा है। तो अभी क्या हुआ, हमने 10 ओम लगा दिया। अब इस बार क्या हुआ, जो हमारा जो गैप है वो बदल दिया हमने रेजिस्टेंस वाला। ये इधर से भी हम 10 ओम लगा सकते थे, लेकिन अब इस यहाँ जो लगा हुआ है 10 ओम का अकेला, उससे हम रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या है, अब फिर हम बैलेंस पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर है, यहाँ देखिए हमने 29 पर लगाया है तो ये राइट जा रहा है, 60 पर 68 है तो लेफ़्ट जा रहा है। देखिए 55 आ गए, 54 आ गए, 50 आ गए, तो ये क्या है, हाँ तो
अभी ये 44.1 ऐसा आने लगा। तो कहीं ना कहीं कुछ इसके आसपास की चीज़ आ रही है, लग रहा है कि ये 44.2 है, ये 44.2 है। अब यही बैलेंस पॉइंट आ रहा है। तो किस पर 9 पर हमने रखा था, 9 ओम लगाया था यहाँ पर, तो 44.4 आता, 10 लगा दिया तो और दूसरा हो गया। तो ये डिफरेंस इनके बीच में, इनके रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर भी हो सकते हैं। जो रेजिस्टेंस लगाए गए हैं उनके अपने अपने इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम सीधे क्या लगा दें, 15 ओम लगा दें, है ना, 15 ओम। तो 15 ओम के लिए क्या करेंगे, ये दो रिमूव कर देंगे, एक 10 ओम का, एक क्या हो जाएगा, या हम ये कहिए 12 ओम कर देते हैं। पहले 12 ही देख लेते हैं कि क्लोज वैल्यूज़ को ज़्यादा देख लें, ताकि जो भी एरर आ रही हो वो क्या होगी, वो मिनिमाइज होगी थोड़ी सी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए हम 35 पर है, लेफ्ट जा रहा है, यहाँ पर 66 पर है, राइट जा रहा है, 57 पर देखिए ये, हाँ यहीं पर आ गया, कहाँ पर देखिए 54.8, रुकिए सॉरी ये, हाँ 55.3 पर नल पॉइंट मिला है, जबकि हमने 12 ओम लगा दिया है। याद रखिए, जो थोड़ा सा डेविएशन दिख रहा है, एक तरह से वेरिएशन में थोड़ा सा आगे का होने के बजाय पीछे हो जा रहा है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम क्या करें, और रीडिंग्स बढ़ाएं। ठीक है, अभी भी 55 या 57 हमारे लिए मिडिल के आसपास की ही चीज़ है, 60 तक हम चलिए बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब 15 ओम हम ले लें, 15 ओम लगा दें यहाँ पर, देखिए तब क्या होगा, तब बैलेंस पॉइंट, अभी ये पावर लगा ही है, यहाँ पर देखिए ये कहाँ बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, $57.3, ठीक है ना, ये 57.3 पर मिल रहा बैलेंस पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा बैलेंस पॉइंट मिला। और हम फिर से चलते हैं, जो हमारा 7 और 9 वाला मामला जो थोड़ा गड़बड़ आ रहा था, हम फिर उधर देखते हैं कि क्या फिर से उधर एक बार करंट को थोड़ा हम रोकें, उसके बाद तो फिर जाएंगे, ताकि कोई हीटिंग इफेक्ट का फैक्टर है ना एक, उसके साथ फिर से हम 7 पर जा रहे हैं। ठीक, या 9 पर ऐसी दिक्कत आ रही है, 7 पर फिर देख ले रहे हैं कि 7 पर कितना बैलेंस पॉइंट कहाँ मिल रहा है। तो ये देखिए अभी 30 पर है तो राइट जा रहा है, राइट, और इधर है तो ये लेफ़्ट जा रहा है, किधर 60 पर है तो लेफ़्ट जा रहा है। अभी देखिए आ रहे हैं वापस, हम कहाँ आ रहे हैं, ये यहाँ पर फिर से यही 44.8 है। ठीक है ना, 44.8 है इस बार 7 पर। ठीक है, और फिर वापस 9 लेते हैं, देखते हैं कि क्या ये पहले जैसा जो और इधर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसको और बढ़ना चाहिए, लेकिन हमको और उसका उल्टा मिला था। तो क्या यहाँ पर कोई गड़बड़ी है ना, हो सकता है। देखिए ये यहाँ पर हम ये बैलेंस पॉइंट इधर है, और ये और देख रहे हैं ना ये 42 43 ऐसा यहाँ मिलने लगा। तो और क्या होना चाहिए था हमको, और बढ़ना चाहिए था, उल्टा मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी रीडिंग्स को अवॉइड करते हैं। हमको लग रहा है कि ये गड़बड़ है यहाँ पर कुछ, तो इस रीडिंग को अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब हम 9 वाला ये नहीं लेंगे, हमारे पास ये जो स्पेस है यहाँ कुछ गड़बड़ है इसके साथ अंदर कनेक्शन में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत इसके साथ है जुड़ा हुआ। फिर 10 ओम की ओर आ जाते हैं। अब देखते हैं फिर 10 में क्या है, यहाँ पर अगर ये वेरिएशन भी उस तरह होगा तो फिर हम उसको छोड़ेंगे। देखिए इस बार ये बैलेंस पॉइंट कहाँ मिल रहा है, 44.6 पर। ठीक है, तो 9 और 10 ये दो रीडिंग्स यहाँ पर, इनमें कोई ना कोई एक कुछ ना कुछ रॉन्ग है यहाँ। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन हुए। तो हम अब इन्हीं ऑब्जर्वेशन में से क्या करेंगे, हम उन्हीं में से मीन वैल्यू ले लेंगे, जो भी कम या ज़्यादा है
ठीक है ना। हम 8 ले लें, 8 लेने के लिए क्या करेंगे, देखिए 5 2 7 हो गया, एक 8 ले लें तो 10 को बंद कर दें और ये हाँ इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसको ले लें तो ठीक है। अब देखते हैं, एट है तो बैलेंस पॉइंट क्या है, 45.1 है, ठीक है। तो ये 8 9 7 10 कुछ है ऐसा जहाँ पर लग रहा है कि थोड़ी इस रेजिस्टेंस की बॉक्स के साथ भी दिक्कत हो सकती है। तो क्या कर सकते हैं, अगर ऐसी दिक्कत आ गई तो आप रेजिस्टेंस बॉक्स बदल के भी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी हो सकता है कि आपके एरर मिनिमाइज हो सकती है, ठीक। हाँ, अब देखिए क्या, हमने रेजिस्टेंस बॉक्स ही बदल दिया, ठीक। और यहाँ पर 5 ओम हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव कर दिए कि 5 ओम सीरीज़ में ये आ गया हमारे पाथ में, इस सीरीज़ में आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या रिस्पांस इसका होता है। बैलेंस पॉइंट 5 ओम अप्लाई करने पर कहाँ हो रहा है, देखिए ये उधर जा रहा है, अभी ये उधर ही जा रहा है, उधर ही जा रहा है, इधर जा रहा है। देखिए 5 ओम होने पर ये यहाँ पर देखिए किस पॉइंट पर मिल रहा है, ये 14.8 ऐसा। और अगर हम 10 ओम लिख देते हैं, 10 ओम ले लेते हैं यहाँ पर, तब देखिए क्या होगा, 10 ओम। अब बैलेंस पॉइंट ढूंढते हैं, हाँ देखिए लेफ़्ट और राइट जा करके हमको अल्टीमेटली ये ढूंढना पड़ता है। ये देखिए ये 45.8 ठीक है ऐसा। अब ये लगभग वेरीफाई हो रहा है पहले वाली हमारी रीडिंग्स जो हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 12 कर दें, 12 कर देते हैं। तो अब देखिए रीडिंग्स क्या हैं, देखिए इधर राइट जा रहा है, यहाँ लेफ़्ट जा रहा है, वापस आते हैं यहाँ पर 12 पर ये 49.9 ठीक है ना, इससे मिल रहा है 49.9 या ये कहेंगे 49.8 पर है, 49.8 पर बैलेंस पॉइंट मिल रहा है जो कि 12 हमने एक्टिव कर दिया, ठीक है। और 14 ओम कर देते हैं, चलिए थोड़ा और आगे कर लेते हैं। और ठीक यहाँ पर देखिए 60 पर है तो राइट लेफ़्ट दिख रहा है, और इधर है तो 43 पर है तो लेफ़्ट दिख रहा है, ठीक है ना। ये बैलेंस पॉइंट आपका मिल गया, हाँ 53.9 ठीक है ना, 53.9 ये बैलेंस पॉइंट है। एक चीज़ और हम 9 पर करना चाह रहे थे ये, लेकिन हमको 5 ओम भी यहाँ पर क्या लगा, बहुत सही नहीं लगा, कुछ जो रीडिंग का पैटर्न है उसके हिसाब से, फिर भी हम 9 पर एक लेंगे रीडिंग। तो 9 पर देखिए क्या होगा, ये इधर नाइन पर है 33 ठीक है। तो ये 33 है। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जिसको देखेंगे जैसी रीडिंग हमारे लिए सूटेबल लग रही है या उसका चेंज होने का जो पैटर्न है अगर वो एक जैसा है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको रखेंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे बाकी रीडिंग्स को, ठीक है। तो आइए हम इसको कैलकुलेट करके फिर देखते हैं। देखिए वैल्यू कैलकुलेट जो करनी है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो क्या करना है, जो हमारा रीडिंग लिया था हम लोगों ने उसमें क्या किया, देखिए इसमें हमने सेलेक्ट कर लिया उनको, जो हमको लगा कि ये प्रॉपर हैं, कुछ गड़बड़ी नहीं है रेजिस्टेंस बॉक्स में। तो दूसरा जो रेजिस्टेंस बॉक्स हमने बदला था उनकी रीडिंग्स को हमने चुन लिया, और ये रीडिंग्स क्या हैं, देखिए यहाँ टिक किया हुआ है, वही रीडिंग्स को हमने ले लिया, उसको कंसिडर कर लिया, और उनसे क्या है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आई नोन अब तो मालूम हो गया, तो ये वैल्यू आई कितनी, 8.625 ओम, 9.73
11.738, 11.834, 12.096, 11.974, तो अराउंड ये 11-12 में आ रही हैं वैल्यूज़। हालांकि 8 भी यहाँ पर है, 9.7 भी है, यानी 10 के आसपास भी है। तो अब हमारे डिसीजन पर आ जाता है कि हम क्या करते हैं। देखिए, जो बहुत मिडिल वैल्यूज़ जो दिख रही हैं, देखने को तो 11.5 के आसपास मिडिल वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ से जो बहुत ज़्यादा अवे है उन वैल्यूज़ को भी हम मीन निकालते समय उनको अवॉइड कर देते हैं जनरली। तो अगर हम यहाँ पर हम 8 और 9 दोनों को छोड़ सकते हैं, या हमें लग रहा है ज़्यादा अच्छा होगा कि हम 9 क्या करें, 8 वाले को थोड़ा सा हम हटा दें, मतलब अपनी जो कैलकुलेशन हमारे टेबल में रहेगा ये, लेकिन उसको हम कैलकुलेशन से हटा देते हैं। ये मीन वैल्यू में उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। और तो क्या हो गया, ये वैल्यूज़ जितनी हैं, देखिए एक 50 से ऊपर, 50 से नीचे, ये हालांकि हम 3 वैल्यू से भी हमारा काम हो सकता है। ये जो 3 वैल्यूज़ हैं, तो इनको अगर कंसिडर कर लिया, अगर 9 को भी हमने ले लिया, तो चलिए, तो हमारा जो मीन वैल्यू रेजिस्टेंस की आई वो 11.403 आया। ताकि इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखने का नियम है, उसको लिखिए। हम अभी फोकस कर रहे हैं कैलकुलेशंस पर और मेथड पर, ना कि हम ये वैल्यू किस में लिखा जाए, अभी वो तो बाद की बात है, वो हम लिख लेंगे। और जो हमारा सेटअप था उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो ये अननोन रेजिस्टेंस है वो कैसे आएगा, ये 100 - L अपॉन 100, जो हमारा सेटअप था उसके अकॉर्डिंग 100 - L अपॉन 100 इक्वल्स अननोन अपॉन नोन। तो अननोन रेजिस्टेंस कैसे आएगा, 100 - L अपॉन L इंटू नोन रेजिस्टेंस। तो ये इन्हीं से कैलकुलेट किया हुआ ये वैल्यूज़ है। ठीक, तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब क्या करेंगे, हमारे लिए अब ये नोन रेजिस्टेंस हो गया, हमारे लिए अब ये नोन रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन अब रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हमको किस मटेरियल का बना है उसकी रेजिस्टिविटी पता करनी है। तो रेजिस्टिविटी के लिए क्या लिखते हैं, आप ये मालूम है कि रेजिस्टिविटी हम पता करते हैं तो क्या है, अगर रेजिस्टेंस मान लेते हैं कोई रेजिस्टेंस येस है, यही है ना, ये जो अननोन था उसी के मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकालनी है। अननोन अगर येस था, तो रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टिविटी का रिलेशन क्या है, आप पहले से पढ़े हुए हैं, R इक्वल्स रो L अपॉन A। L क्या है, ये उस वायर का लेंथ है जिसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी पता करनी है। तो अननोन रेजिस्टेंस जो हम बता रहे थे कि 1 मीटर है, हमने 1 मीटर लिया हुआ है, तो 1 मीटर ले लेंगे उसको। ठीक है, फिर से मेजर कर लेंगे, अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसका A क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं अगर उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो पाई R स्क्वायर करना पड़ेगा। उसका डायमीटर हमको मालूम करना पड़ेगा, तो पाई D/2 का स्क्वायर या पाई D स्क्वायर बाई 4, ये चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये काम हम स्क्रू गेज से कर लेते हैं। और तो उसको हम पहले, अब रेजिस्टेंस मालूम है, येस है एक्चुअली, और रो L/A, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, रो। तो रो क्या हो जाएगा, S इंटू A अपॉन L, ये कर लेंगे। और A अपॉन L, S तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका मीन वैल्यू ले चुके हैं, 11.403 है। और A और L अभी कैलकुलेट करके उसको हम इसमें पुट कर देंगे, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डायमीटर ऑफ गिवन वायर हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारा फार्मूला था, है ना, क्या यूज़ करना था, होता है ना, रो इक्वल्स। अब देखिए हमारा जो फार्मूला ये था क्या कैलकुलेट करने के लिए, रेजिस्टिविटी। तो ये रो इक्वल्स S इंटू A डिवाइड बाई L। A क्या है, पाई D स्क्वायर बाई 4 यहाँ पर है। तो हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, एक क्रॉस सेक्शन एरिया की। क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए वायर का। और ये जो देखिए टेबल है, ये जो हम लोगों ने अभी इसका मेज़रमेंट लिया है, तो कितना आ गया, ये जो डायमीटर आया वायर का जो यूज़ किया था 0.26 mm आया, 0.26 mm आया। ठीक है, स्क्रू गेज हैंडल करना या उसको यूज़ करना आप जानते हैं, क्लास 11 में आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि वहाँ पर ऐसा एक्सपेरिमेंट था। तो इसलिए हमने उसके यूज़ के डिटेल हमने नहीं दिए यहाँ पर, सीधे हमने जो डायमीटर आया वो हमने आपको दिखा दिया। तो फिर ये 0.26 mm। अब देखिए क्या हुआ, आ गए यहाँ पर, फिर रो इक्वल्स S पाई D स्क्वायर बाई 4 इंटू L, यहाँ लिखा हुआ। अब वैल्यूज हमने रख दिया, 11.4 क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, 3.14 पाई की वैल्यू है, और 2.6
अपॉन यहाँ पर आप लिख सकते थे 2.6, जैसे यहाँ पर एक डायमीटर लिखा हुआ था 0.26 mm था, तो ये 2.6 अपॉन 10,000 मीटर ऐसा लिख सकते हैं, वही यहाँ पर यूज़ किया गया है। और स्क्वायर कर दिया तो 2.6 का स्क्वायर ऊपर हो गया, 10⁸ हो गया नीचे, 4 यहाँ दिख रहा था जो फार्मूले में 4 था, और ये सब वैल्यूज़। तो कैलकुलेट करने पे क्या आया, देखिए यहाँ पर मिल गया ये 224.09 डिवाइड बाई 4, यहाँ पर मिल गया 10⁻⁸ है इंटू में ये ओम मीटर। आपकी रजिस्टिविटी किस में आती है, ओम मीटर में आती है। तो ये रजिस्टिविटी कितनी आ गई 54.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ऐसी रजिस्टिविटी आ गई। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये जो रजिस्टिविटी आ गई, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जो प्योर आप कांस्टेंटन जिसको जो इसके स्टैंडर्ड्स हैं, कितना एलॉय का उसमें कंपोनेंट्स का क्या परसेंटेज रहेगा, उसके हिसाब से जो रजिस्टिविटी आनी चाहिए वो 49.1 ओम इंटू 10⁸ आनी चाहिए। 49 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर ऐसी आनी चाहिए। हम लोग का जो अभी एक्सपेरिमेंट जो आपके सामने परफॉर्म किया गया उसमें 54.8 है, तो बहुत अप्रोचिंग वैल्यू है और अराउंड 10% का इसमें एरर है। तो आपको एरर कैलकुलेशन भी करने के लिए कहा जाता है। तो एरर कैलकुलेशन आप करेंगे तो कितना आएगा, अगर डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा। अब एरर एनालिसिस जो करते हैं इसमें क्या है, एरर एनालिसिस में जो एरर एनालिसिस करते हैं इसमें कि एरर कैलकुलेट करते हैं कितना परसेंटेज एरर हुआ हमारे एक्सपेरिमेंट में। जो ट्रू वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है रजिस्टिविटी की, किसके लिए, कांस्टेंटन के लिए, तो कितनी है 49.1 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, यही है। और आपने जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना पाया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये कितना पाया 54.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो परसेंटेज एरर कितना होता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर आपके एक्सपेरिमेंट में परसेंटेज एरर कितना हो गया, देखिए। सो 54.8 माइनस 49.1 और 10⁻⁸ इट इज कॉमन अपॉन 49.1 10⁻⁸ एंड टू 100, यही तो ऐसे ही होता है परसेंटेज एरर। तो ये 5.7 10⁸, this will get cancelled and 49.1 into 100. Okay, so this will come around 11.7 and yes, so 11% के आसपास मीन्स ये आएगा 11 पॉइंट समथिंग, सो 11.6% के आसपास आ रहा है। ठीक है, 11.6%। तो ये एरर हो, ठीक, तो ये एरर बहुत बड़ी एरर नहीं है। हालांकि ठीक है, एक्सपेरिमेंट में हम जितना चाहते हैं कि हम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करें, अब तो ठीक है नहीं आया, लेकिन फिर भी 11% एरर हमारी लैब सिचुएशंस में क्या है, जो हम अपने यहाँ जो लैब है स्टूडेंट्स के लिए, तो उनमें तो इतना बहुत अच्छा अप्रोचिंग वैल्यू है, तो ये एरर कम ही होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट, ये पूरा हो गया। इसको फॉलो करिएगा, देखिएगा और साथ में चैनल से जुड़े रहिए, तो आपको और आगे एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे। आप वीडियोस को शेयर करिए और अगर आप नए हैं आज चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए और आगे इसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच। ओके।